मुंबई में क़याम के दौरान अक्सर मैं इस मज़ार पर जाता रहता। इसे जवार भाटा कहें या कुछ और, लेकिन ये हकीकत है कि हर शाम मिलन आगा जब पानी चढ़ना शुरू होता तो 15 मिनट के अंदर इस रास्ते पर समंदर की लहरें अपना कब्जा जमा लेती। हाजी मस्तान ने दरगाह पर बड़ी दर्दमंदी से दुआएं मांगी। मैं भी दुखी दिल था और मेरी दुआएं दिल की गहराई से निकल रही थी। वापसी पर हाजी मस्तान ने मजावरों और ज़रूरतमंदों और फुकरा में 10,000 रुपये तकसीम किए। अगले रोज ठीक 10 बजे मैं जुहू वाले बंगले से निकला। गाड़ी को मैंने टैक्सी स्टैंड के करीब छोड़कर टैक्सी ली और उसे दादर महबूब चलने को कहा। मुझे महबूब स्टूडियो के अकब में जेम्स के फ्लैट पर जाना था। मैंने टैक्सी स्टूडियो के गेट पर रुकवाई। गेट पर फिल्म आर्टिस्टों को देखने और फिल्म में हीरो हीरोइन बनने के शौकीन बहुत से जवान लड़के लड़कियों का एक हुजूम था। मैं तो चाहता था कि स्टूडियो के चौकीदार या किसी कारकुन से जेंद के मकाम की सही लोकेशन का पता करूं, लेकिन ये हीरो हीरोइन बनने के शौकीन लड़के लड़कियां तो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया निकले। उनमें से बहुत से जेंद की फ्लैट को जानते थे। मुझे वो कोई फिल्म प्रोड्यूसर समझे और एक लड़के ने मुझे फ्लैट तक पहुंचाने की पेशकश की। मैंने उसे टैक्सी में बिठा लिया। थोड़ी ही देर में टैक्सी जेंद के मकान पर पहुंच गई। मैंने ड्राइवर को उस लड़के को स्टूडियो छोड़ने और यहाँ वापस आकर इंतजार करने का कहा। टैक्सी वापस घूमी तो मैं सड़क पर ही खड़ा रहा ताकि मुहाफिज मुझे देख लें। एक गाड़ी आगे बढ़ी और मुझसे 200 कदम दूर जाकर रुक गई। अब मैं दोनों गाड़ियों के दरमियान था। मुहाफिजों को कतई इल्म न था कि मैं यहाँ किससे मिलने आया। उन्हें सिर्फ मेरी हिफाजत का काम सौंपा गया था। मैं इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लड़के के मुताबिक जेंद का फ्लैट दूसरी मंजिल पर दाएं जानिब से तीसरा था। बाद में मालूम हुआ कि दाएं जानिब के 5 फ्लैट जेंद के ही थे। जेंद कोई बहुत कामयाब और पैसे वाला अदाकार न था। ये आला फ्लैट यकीनन यूसुफ पटेल ने जेंद के नाम पर खरीदे होंगे। दूसरी मंजिल पर दाएं तरफ मुड़ते ही 2 मुसल्लह पहरेदारों ने मेरा स्वागत किया। मुझे इल्म था कि रूपोश यूसुफ पटेल से मिलना आसान नहीं होगा। मैं अपने पिस्टल के अलावा लिफाफे में बंद अपने महकमे के नाम के इनिशियल्स और कोड नंबर लिख रहा था। इससे पहले कि पहरेदार मुझसे कोई सवाल करते, मैंने एक लिफाफा पहरेदार को थमाया और कहा कि ये लिफाफा फौरी तौर पर यूसुफ पटेल को पहुंचा दे। पहरेदार पहले तो हक्का बक्का मुझे देखते रहे, फिर कुछ न समझते हुए एक पहरेदार लिफाफा लेकर आगे वाले फ्लैट की तरफ चला गया। यूसुफ पटेल का हुलिया मुझे हाजी मस्तान ने अच्छी तरह समझा दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पहरेदार के हमरा आया और मुझे कहा, फरमाइए। मैंने कहा, मुझे सिर्फ यूसुफ पटेल से मिलना है और वो तुम नहीं हो। इतना समझ लो कि अगर मुझे फौरी तौर पर यूसुफ पटेल से ना मिलाया गया तो इस बिल्डिंग के दोनों तरफ खड़े हाजी मस्तान के आदमी यहाँ हमला कर देंगे। मेरा ये ज़बानी हमला इतना अचानक था कि वो तीनों बौखला गए। मैं इसी मौके के इंतजार में था। मैंने फौरी अपना पिस्टल निकालकर आने वाले शख्स की कनपट्टी से लगा दिया और कहा कि दोनों पहरेदारों को कहो कि अपने हथियार नीचे रख दें और हमारे आगे आगे चलें। उस आदमी ने बेबसी से पहरेदारों की तरफ देखा। पहरेदारों ने अपनी स्टेन गनें फर्श पर रख दी और हमारे आगे चल दिए। इसी हालत में चलते हम एक फ्लैट में दाखिल हुए। शुरू में ड्राइंग रूम था। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो खाली था। उस आदमी ने बताया कि यूसुफ सेठ की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे बुला के लाता। मैं उसकी चालाकी समझ गया। उसे या किसी पहरेदार को जाने की इजाजत देने का मतलब था कि चारों तरफ से मुझ पर गोलियों की बौछार हो जाए। मैंने उसकी कनपटी पर पिस्टल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि हम सब इसी तरह यूसुफ के पास जाएंगे। बचाव की कोई सूरत न देखते हुए वो आदमी हमें उस ड्राइंग रूम से वापस गैलरी में ले आया और उस फ्लैट से मुल्हिका अगले फ्लैट में ले गया। इस फ्लैट के 2 कमरों से गुजरने के बाद तीसरे कमरे में हम इसी पोजीशन में दाखिल हुए। इस वसी कमरे में कई सोफा सेट, काला कालीन और दीवारों पर पेंटिंग्स आवेजा थी। एक सोफा सेट पर एक दरमियानी कदो कामत का काफी हद तक गंजा शख्स बैठा था। मस्तान के बताए हुए हुलिये से मैंने उसे फौरी पहचान लिया कि यही यूसुफ पटेल। اشتريها 4 طبقات 4 وكسر لك 3 طبقتين تشتري 4 طبقات ها 4 طبقات. यूसुफ पटेल ايوه كم هي طيب صبر شوية أنت جديد أنا ما في جديد انت فهمت فوق الماسوره شو ما فيش مشكلة حطه आपके पास है। بقول لك لا لا هذا عطرين هنا بعدين ركب عطرين معلوم ولا ما في मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये नागवार से وين لازم رملة يخلي رمل ظاهر. وين رملة رمله عندك وين رمله؟ ايوه عنده هنا ظاهر رمل. لازم يخلي متر. ما في مشكلة في تاني حطه تاني رملة ايش مشكلة عطرين باكت حطه تاني عطرين باكت ما في شيء. जरिया इसलिए अख्तियार करना पड़ा कि आपका ये आदमी मुझसे वो सवालात पूछने लगा था जिनका जवाब मैं सिर्फ आपको ही दे सकता हूँ। उसकी आंखों से बैक वक्त यकीनी और बेयकीनी की कैफियतें साफ झलक रही थी। मैंने अपना